जीएस मंथन के साथ पढ़ो, समझो और आगे बढ़ो। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा जो मंथन का टॉपिक है उसका नाम है नेपाल। नेपाल में जो भी स्थिति पैदा हुई है वो क्यों हुई है, किस लिए हुई है, कि क्या नेपाल कर सकता है, भारत के नेपाल में क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस पूरे प्रदर्शन से बनते हैं, जो भी ये हुआ है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेपाल देश कहाँ है। ये चाइना और इंडिया के बीच में एक लैंड लॉक कंट्री है। ये बफर स्टेट है। बफर स्टेट मतलब होता है जो संतुलनकारी देश होता है। इसकी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है साउथ एशिया में, क्योंकि ये बहुत बड़े दो देशों के बीच में संतुलन पैदा करता है। तो हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बहुत फेमस है। जैसे माउंट एवरेस्ट यहाँ पे है, गौतम बुद्ध का जन्म यहाँ पे हुआ था। लुम्बिनी नाम की जगह है जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जो नेपाल में मौजूद है। सबसे जो इम्पोर्टेंट है यहाँ की जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे बहुत अच्छी फेमस है, क्योंकि ये और एकमात्र हिंदू देश भी है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। भारत और चीन दोनों के बीच में बसा होने के कारण नेपाल भौगोलिक और राजनीतिक महत्व बहुत ज़्यादा है देश का। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियां हैं उनमें से 8 सिर्फ नेपाल में है। हाल ही में जो ये राजनीतिक स्थिरता और आंतरिक संकट हुआ है, उसको जानने के लिए थोड़ा सा हमें नींव की तरफ जाना पड़ेगा। थोड़ा सा हम हिस्ट्री और जोग्राफी देखेंगे। बोर होने की बात नहीं है, आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, तभी हम इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। तो थोड़ा सा हम अगर भूगोल की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं मैप जैसे मैप में दिख रहा है, ये 7 प्रांतों में बटा हुआ देश है, जो 2015 से बटा है, जब से इस देश का संविधान बन के लागू हुआ है। 7 प्रांतों में बट गया था। उसके बाद यहाँ से कुछ नदियाँ हैं जो भारत के अंदर प्रवेश करती हैं, जिसमें गंडक है, कोसी है, घाघरा है। गंडक को नेपाल में नारायणी बोलते हैं, घाघरा को नेपाल में कर्णानी बोलते हैं। गंडक कोसी बिहार में आके गंगा से मिलती हैं, और घाघरा नदी यूपी के अंदर आके गंगा से मिलती हैं। तीन नदी जो नदियाँ हैं गंगा की सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि अब मैप में देख सकते हैं। ये हमारी गंगा मैया है, इसमें आपको घाघरा, गंडक, कोसी आके मिलती हैं। ब्रह्मपुत्र इस नेपाल से नहीं निकलती है, लेकिन ब्रह्मपुत्र के पानी है उसमें नेपाल की नदियों का बहुत बड़ा योगदान है। चलिए आगे चलते हैं। माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं तो ये नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर स्थित है। ये इसकी जो ऊंचाई है वो 8848 मीटर है। अगर हम बात करते हैं कि नेपाल दुनिया के लिए ज़रूरी क्यों है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। नेपाल इंडिया और चाइना के बीच एक बफर स्टेट है, जैसे मैं आपको बताया था, संतुलनकारी देश। यह साउथ एशिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म जो लुम्बिनी नामक जगह है, इसकी जैव विविधता बहुत इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, बायोडाइवर्सिटी से आप क्या समझते हैं, कि जिसमें जहाँ ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी, जितने टाइप्स के, जितने ज़्यादा पेड़ पौधे, पंछी या जानवर होंगे, वहाँ उतना ज़्यादा अच्छी डाइवर्सिटी होगी। कारण क्या है, यहाँ तराई है, पहाड़ है, हिमालय है, हर तरह का क्षेत्र यहाँ पे है। मैदान, जंगल, घास के क्षेत्र, बर्फीले क्षेत्र सब हैं, जिस वजह से यहाँ बहुत टाइप्स के एनिमल्स हैं। 800 प्रकार से अधिक के पंछियों की प्रजातियाँ हैं। जैसा आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ घास के मैदान हैं, पहाड़ हैं, और हिमालय पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट है, और यहाँ का जो इसकी कैपिटल वो काठमांडू है, जो बिल्कुल इसका आपको इस साइड में मिलेगी। अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा इतिहास के बारे में, 18वीं शताब्दी से पहले ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड था, जिसको एकजुट किया राजा पृथ्वी नारायण शाह ने। जो गोरखा राज्य के राजा थे, राजा पृथ्वी नारायण शाह। इनका जो कार्यकाल था वो 1723 से 1775 था, जो नेपाल को एकजुट किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है नेपाल के अंदर। इनका एक वाक्य है कि जो नेपाल है वो दो पत्थरों के बीच एक बगीचा है। पत्थर से आप समझ सकते हैं यहाँ इंडिया और चाइना की बात हो रही है। ब्रिटिशर्स से आने से पहले ये पहली एक एकीकृत स्वतंत्र राज्य बन चुका था और हिंदू राज्य बन चुका था। नेपाल ने अपनी पहचान, संस्कृति को सुरक्षित रखा, इसलिए ये कभी ब्रिटिश उपनिवेश नहीं बन पाया भारत की तरह। लेकिन एक सुगोली संधि आपको याद रखनी है, इसमें नेपाल ने अपना काफ़ी भूभाग ब्रिटिशर्स को सौंप दिया था, लेकिन ये नेपाल की स्वतंत्रता बनी रही, भारत की तरह गुलाम नहीं बन सका। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रिटिश राज का 1792 का एक मैप है। आप ब्रिटिश इंडिया का मैप देख सकते हैं, अंडर कॉर्नवालिस के टाइम पे बना था 1792 में, 1792। इसमें आप नेपाल का एरिया देख सकते हैं। यहाँ पे मराठा किंगडम है, राजपूताना है, औध है। तो आप इसी बात से अंदाजा ला सकते हैं नेपाल ने अपना कितना एरिया ब्रिटिशर्स को सौंप दिया होगा। लगभग 100 सालों तक नेपाल में राणा शासकों का राज्य रहा था, जो अंग्रेज़ों के सहयोगी भी कहे जाते थे। 1951 1951 में राणा शासन का अंत हुआ और संवैधानिक राजतंत्र की शुरुआत हुई थी।
1959 में नेपाल में पहली बार चुनाव हुए थे और पहले प्रधानमंत्री बीपी कोइराला बने थे, लेकिन ये सरकार ज़्यादा चल नहीं पाई थी। 1960 में संसद को भंग कर दिया गया था और पीएम को जेल भेज के सारी पावर राजा के हाथ में आ गई थी। 1960 में ये सब शुरू हुआ था और 30 सालों तक राजा की पूरी ताकत देश पर रही थी। 30 साल बाद 1990 में संवैधानिक राजतंत्र बना, नया संविधान ही बना, लेकिन ये पूरी तरह से हम संवैधानिक राजतंत्र नहीं कह सकते क्योंकि इसे कुछ लोग संवैधानिक राजशाही बोलते हैं। इसमें सिर्फ ये हुआ था राजा के अधिकार ही थोड़े सीमित हो गए थे, वरना जो है पावर सारी राजा के हाथ में थी। इसी के कारण 10 सालों तक नेपाल में गृह युद्ध चला, जिसे माओवादी विद्रोह भी कहा जाता है। इसी विद्रोह में 2001 में शाही परिवार की हत्या भी हुई थी। एक बहुत बड़ी न्यूज़ बनी थी उस टाइम पे। इस तरह से हम इमेज देख सकते हैं किस तरह से लोग अपने आप को प्रिपेयर करते थे सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए। 2006 में गृह युद्ध खत्म हुआ था और लोकतांत्रिक संविधान बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी और राजशाही अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। 2008 में इसे लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन चुका था। इसी 2015 में यह संविधान बन के पूरा हुआ था और फिर 2018 में चुनाव हुए थे जिसमें केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बने थे। 2024 में चौथी बार ये प्रधानमंत्री बने थे। कुछ कार्यकाल इनका सिर्फ 1-2 महीने का रहा है, लेकिन टोटल चौथी बार ये इलेक्ट हुए हैं। अब इनका कार्यकाल इसी चीज़ों से देख सकते हैं कि 2019-20 में इन्होंने नेपाल इंडिया का मैप निकाला था जो रॉन्ग मैप था। इस पे इंडिया और नेपाल में काफ़ी डिस्प्यूट्स हुए थे। 2020-21 में 2 बार ये संसद भंग कर चुके थे। सुप्रीम कोर्ट बीच में आया था और उसने कहा था कि ये अगेंस्ट रूल है, जो नियम के विरुद्ध है, इसलिए संसद को पुनः स्थापित किया गया था। तो इसी बात से आप इनका कार्यकाल का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कार्यकाल कैसा रहा होगा। अब हम बात करते हैं जो स्थिति पैदा हुई है वो हुई क्यों है। ये एक 2025 में प्रोटेस्ट हुआ है जिसे जेनजी प्रोटेस्ट के नाम से जाना जाता है। कारण क्या है? महंगाई, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, परिवारवाद है। जो सरकार में परिवारवाद बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर पाबंदी इसका मुख्य कारण था। सोशल मीडिया पर पाबंदी इसका मेन कारण है। फेक न्यूज़ और घृणा फैलाने के कारण सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई गई थी। सरकार ने बार बार नोटिस दिया था और कहा था कि हमारे नियम के विरुद्ध है, लेकिन इन्होंने नहीं सुना, जिस कारण से पाबंदी लगाई गई। तो ये सब प्रदर्शन के बीच में जो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली थे, उन्होंने 9 सितंबर को इस्तीफा दिया था और इस्तीफा देने के टाइम उन्होंने कहा था कि देश में शांति और लोकतांत्रिक समाधान के लिए यह कदम जरूरी है। ये हमारे केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री थे। फिर राष्ट्रपति ने संसद भंग कर दी थी और नए चुनाव की घोषणा की। अंतरिम सरकार बनाई है जिससे कि चुनाव तक देश को चलाया जा सके। ये सुशीला कार्की हैं जिन्हें अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनाया गया है और ये देश की पहली महिला भी हैं जो प्रधानमंत्री बनी है। इनका नाम सुशीला कार्की है और ये BHU से पढ़ी हैं। इसका कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि जेनजी ने, जो प्रदर्शनकारी थे, उन्होंने आर्मी को प्रस्ताव भेजा था सुशीला कार्की के लिए, लेकिन जो राष्ट्रपति रामचंद्र पोडले हैं उन्होंने संविधान की दुहाई देकर कहा था कि ये जो सारा प्रदर्शन हो रहा है इसका समाधान होगा वो संविधान के दायरे में रहकर करना चाहिए, क्योंकि नेपाल के संविधान में पूर्व जस्टिस राजनीति का पद नहीं संभाल सकते। बाकी एक व्यक्ति जो सबसे आगे आ रहे हैं वालिन शाह, 2026 में अगर चुनाव होते हैं तो काफ़ी आगे इनका नाम आ रहा है। क्या कारण है? ये एक सिविल इंजीनियर है, इसके बाद ये रैपर भी रह चुके हैं और ये काठमांडू से मेयर भी हैं। प्रदर्शनकारियों का पूरा सपोर्ट भी दिया इन्होंने और शांतिपूर्वक करने की अपील भी करी। युवाओं से कनेक्शन अच्छा बना पा रहे हैं और बॉलीवुड का विरोध भी काफ़ी करते हैं। तो इसी बात से आप समझ सकते हैं कि भारत के लिए इनका क्या नज़रिया है। ये सबसे नाम ऊपर आ रहा है, इसलिए इसका हमने डिस्कशन किया। बाकी अगर देखें तो इस प्रदर्शन में हुआ क्या क्या। मंत्रियों को मारा गया भगा भगा के, संसद जलाई गई, जैसे आप फोटो में देख पा रहे हैं पूरी संसद जल रही है। महंगे होटल्स, बिल्डिंग्स को जलाया गया, सामान लूटे जा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जला दिया है। एक सुप्रीम कोर्ट आग की चपेट में है। काठमांडू हवाई अड्डा बंद हो चुका है, जिस वजह से वहाँ के जो बड़े लोग हैं सरकार के, वो देश नहीं छोड़ पा रहे हैं। एक ये भी खबर काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, जब प्रदर्शन का हो रहा था तो प्रदर्शन हो रहा था तो पुलिस की गोलीबारी में 30 लोग मर चुके थे। इस कारण लोगों का गुस्सा और फूटा, क्योंकि काफ़ी कम उम्र के थे जो लोग मारे गए थे। बहुत सौ के तो बिल्कुल सिर में गोली लगी थी। ये काफ़ी वायरल हुई थी खबर। आप भी देख सकते हैं किस तरह से वहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है।
अब कर्फ्यू लगा दिया गया है, स्थिति हल्के हल्के नियंत्रण में आ रही है, सेना ने सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल ली है। इसी बीच सोशल मीडिया से प्रतिबंध भी हटा दिया गया है। नेपाल के आगे अब क्या क्या रास्ते हैं? अब सीधी बात, चुनाव की तैयारी करनी होगी, अंतरिम सरकार पर दबाव बढ़ता रहेगा जैसे समय बढ़ेगा। सेना की भूमिका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेना की भूमिका पे सरकार को ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो सेना राजनीति में भी दखल दे सकती है। अगर 2026 में चुनाव विवादित रहा तो लोकतंत्र पे एक खतरा आ सकता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा नेपाल के लिए आगे आके। भारत और चीन पर कड़ी जो है दोनों नज़र रखे हुए हैं इस चीज़ के ऊपर, भारत चीन, क्योंकि लंबे समय तक अगर वहाँ पे इस तरह से हालात रहते हैं तो ये एक रणनीतिक खींचतान का मैदान ही बन सकता है बड़े बड़े देशों के लिए, जैसे भारत और चीन। भारत पर इस सबका क्या प्रभाव रहा होगा नेपाल में जो भी हुआ, क्योंकि देखिए भारत नेपाल से 1700 किलोमीटर की सीमा शेयर करता है, तो कुछ जो असामाजिक तत्व हैं इस सीमा का फ़ायदा उठा सकते हैं भारत में एंट्री करने के लिए कुछ गलत इरादे से। अगर स्थिति और ख़राब होती है तो नेपाल से भारत में पलायन भी बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो सकता है, जैसे कि बांग्लादेश से, और आप देख सकते हैं श्रीलंका की तरफ से होता है। नेपाल भारत से काफ़ी ज़्यादा आयात भी करता है, अगर यही प्रॉब्लम हुई तो सीमाओं पर आयात करने में काफ़ी दिक्कत आ सकती है नेपाल और भारत की। चीन ये मौका उठा सकता है, नेपाल पर अपनी पकड़ जमाने में काफ़ी कोशिश करेगा वो, जो भारत के लिए एक प्रॉब्लम है। जैसा आप देख सकते हैं नेपाल भारत के 5 स्टेट से अपना बॉर्डर शेयर करता है, जैसे उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, सिक्किम, और बांग्लादेश से छोटा सा पार्ट इसका लगता है। जो नेपाल का भविष्य है वो ये 2 लोग तय करेंगे। ये नेपाल के राष्ट्रपति हैं श्री रामचंद्र पौडले, और ये आर्मी के जनरल हैं अशोक राज शिंगले। आने वाले टाइम में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। और इसी सब डिस्कशन को लेके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे नेपाल की पहले महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये सुशीला कार्की बनी है, जो अंतरिम सरकार में बनी गई हैं। ज़ेंजी प्रोटेस्ट किस देश में हुआ? नेपाल में। ये भी आपको याद है, 1 साल बाद अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। नेपाल का संविधान कब लागू हुआ था? ये 2015 में हुआ था, जैसा आपको बताया मैंने। 2006 में जब गृह युद्ध समाप्ति हुई थी तो 2008 में स्टार्ट हुआ था और 2015 में जाके बना था। नेपाल का राजनीतिक तंत्र किस प्रकार का है? ये एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य है। नेपाल राजतंत्र कब समाप्त हुआ था? 2008 में। नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, जिसे नेपाल में सागरमाथा भी बोलते हैं। नेपाल किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना? ये इम्पोर्टेंट है, 1955 में। नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन थे। अगर हम बात करते हैं पीसीएस यूपीएससी के लिए तो ये क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, जैसे नेपाल बार बार राजनीतिक अस्थिरता का प्रमुख कारण क्या है, क्यों वहाँ बार बार दिक्कत हो रही है, भारत नेपाल संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इन सब चीज़ों का, दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए नेपाल का राजनीतिक स्थिति क्यों महत्वपूर्ण है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ बन सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज का मंथन ही समाप्त करते हैं, जल्द ही मिलेंगे नए मंथन के साथ। तब तक आप जहाँ भी हैं, आपके जैसा बनने का लोग सपना देखते हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। नमस्कार।